हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आगामी कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम होने वाला है जो 19 जनवरी को, उसके लिए विशेषकर हमने एक सीरीज़ शुरू की थी हिंदी उत्तराखंड और रीजनिंग को लेकर, जिसमें आजकल हमने हिंदी शुरू किया है। और इससे पहले जो लास्ट वीडियो हमने देखा था उसमें हमने पढ़ा था स्वरों के वर्गीकरण के बारे में कि स्वरों को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। तो वहाँ पर हमने देखा था कि स्वरों को कुल 6 प्रकार से वर्गीकृत किया था हमने। ठीक है, 6 प्रकार से स्वरों का वर्गीकरण किया था। और पहला हमने जो वर्गीकरण किया था वो किसके आधार पर किया था? मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, जिसके आधार पर हमने स्वरों को 3 भागों में बांटा था: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, दूसरा हमने जो स्वरों का वर्गीकरण किया था वो किसके आधार पर किया था? वो किया था हमने ओष्ठ आकृति के आधार पर। ओष्ठ आकृति के आधार पर हमने स्वरों को कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में, वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी। तीसरा जो हमने वर्गीकरण किया था वो किया था किसके आधार पर? वो किया था तीसरा जो हमने वर्गीकरण किया था स्वरों का, वो हमने किया था किसके आधार पर? जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर, जिसके आधार पर हमने स्वरों को 3 भागों में बांटा था: अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ठीक है, पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। उसके बाद चौथा जो वर्गीकरण था वो किसके आधार पर था? वो था आपका तालु की स्थिति के आधार पर या मुख द्वार के खुलने के आधार पर। हमने स्वरों को 4 भागों में बांटा था: समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर, अर्ध विवृत स्वर और विवृत स्वर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा वर्गीकरण था वो अनुनासिकता के आधार पर था, जिसमें कि हमने स्वरों को 2 भागों में बांटा था: अनुनासिक और निर्नुनासिक। और अंतिम जो हमने स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा था वो पढ़ा था किसके आधार पर? वो हमने पढ़ा था जाति के आधार पर, सजातीय और विजातीय। ठीक है, पिछली वीडियो में थोड़ा सा मेरे कहने एक जगह पर गलत बोला गया था, उसको करेक्शन कर लीजिएगा कि मैंने बोला था कि जो अनुस्वार होता है, अनुस्वार का तद्भव रूप हमेशा क्या होता है? अनुनासिक होता है। तो मैंने एक जगह पर बोला था कि जैसे कि पंचम है, पंचम हम कैसे लिखेंगे? ये हमने पंचम लिखा, तो ये क्या हो गया आपका? अनुस्वार है ना, क्योंकि इसमें एक बिंदा लगाया इसके ऊपर। तो इसका अगर हम तद्भव रूप पढ़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि जो अनुस्वार होता है, अगर अनुस्वार आपको तत्सम शब्द के रूप में दे रखा है तो उसका जो तद्भव होगा वो हमेशा क्या होगा? उसमें अनुनासिक आएगा। जैसे पंचम यहाँ पर ये अनुस्वार है, तो यहाँ 5 में क्या है तुम्हारा? अनुस्वार अनुनासिक का प्रयोग किया गया है। तो इसको ध्यान रखना हमेशा कि अनुस्वार का तद्भव हमेशा अनुनासिक होता है। ये तत्सम हो गया आपका, क्या हो गया? तद्भव हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। आज हम बात करेंगे व्यंजन के बारे में। व्यंजन जो है तुम्हारा, व्यंजन को अगर हम परिभाषित करना चाहें, इसमें हमने पहले भी पढ़ा कि व्यंजन वर्ण क्या होते हैं? ये स्वतंत्र नहीं होते, क्योंकि इसमें क्या होता है? व्यंजन वर्णों के उच्चारण में वाग्य यंत्र से निकलने वाली जो प्राणवायु होती है उसे किसी न किसी रुकावट का सामना करना पड़ता है, इसलिए ये स्वतंत्र नहीं होते। या हम कह सकते हैं कि व्यंजन वर्णों के उच्चारण में अन्य स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है, अर्थात जो अन्य स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। छोटी क्लास में आपने देखा होगा कि हम 36 पढ़ते हैं, लेकिन क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि यहाँ पर हम छ त्र ज्ञ को भी इसमें शामिल कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो छ त्र ज्ञ स्व ये संयुक्त अक्षर के अंतर्गत आते हैं, या संयुक्ताक्षर होते हैं, या संयुक्त व्यंजन होते हैं। इसलिए वास्तव में हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। तो व्यंजन को हम किस प्रकार से परिभाषित करेंगे कि वे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारित नहीं होते, अर्थात जिन्हें बोलने के लिए अन्य वर्ण अर्थात स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें हम व्यंजन वर्ण बोलते हैं। अब हम चलते हैं आगे। तो व्यंजन वर्ण सीखने से पहले हमें वर्गों का ज्ञान होना जरूरी है कि किस वर्ग में कौन कौन से हमारे वर्ण आते हैं, व्यंजन वर्ण आते हैं। जैसे कि हम देखते हैं क वर्ग। क वर्ग में क्या क्या आ गया आपका? क वर्ग में आ गया क, ख, ग, घ, अंग। ठीक है, यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक टर्म है जिसकी जानकारी होनी जरूरी है। सबसे पहले आप जानिए कि सिरोरेखा क्या होती है। सिरोरेखा क्या होती है कि कोई भी वर्ण है, ठीक है, किसी भी वर्ण के सर के ऊपर खींची जाने वाली रेखा। जैसे मैंने लिखा क, क अपने आप में क्या है? वर्ण है, व्यंजन वर्ण है। ठीक है, वर्ण को हमने 2 भागों में बांटा था, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो क अपने आप में क्या हो गया? व्यंजन वर्ण हो गया। तो किसी भी वर्ण के सर के ऊपर ये खींची जाने वाली एक रेखा को क्या कहा जाता है? सिरोरेखा कहा जाता है। क्या पता कभी क्वेश्चन बन जाए पेपर में, किसी वर्ण के सर के ऊपर खींची जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? ये सिरोरेखा कहलाती है। और जो ये ऐसा हम डंडा खींचते हैं ऐसे करके, इसको हम बोलते हैं खड़ी पाई। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा भी है ये होती है खड़ी पाई का। जैसे हम अ लिखते हैं ना, तो अ में जो आगे से डंडा है ये क्या है आपका? खड़ी पाई को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं, इनके बारे में पता होना जरूरी है। तो देखिए क्या कह रहा है कि किसी भी वर्ण के सर के ऊपर खींची जाने वाली रेखा को हम सिरोरेखा कहते हैं, और जो इसमें एक सीधे डंडा टाइप का है ये क्या है? तुम्हारी खड़ी पाई है। तो ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पर हम कुछ चीज़ों को समझेंगे अब। जैसे यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए कोई भी वर्ण होता है, कोई भी वर्ण जो है उसमें हिंदी में कोई भी जो वर्ण होता है उसमें चारों तरफ से बिंदु लग सकता है। उसके ऊपर भी एक बिंदा लग सकता है, उसके आगे भी बिंदा लगता है, उसके
पीछे भी बिंदु लगता है और नीचे भी बिंदु लगता है, लेकिन हर किसी का नाम अलग अलग तरीके से क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आप यहाँ पे देखिए, किसी वर्ण के ऊपर लगने वाले एक बिंदु को, किसी वर्ण के ऊपर लगने वाले एक बिंदु को क्या कहा जाता है, अनुस्वार कहा जाता है। जैसे हमने पढ़ा था ना, अंक और अ क्या होते हैं, अयोगवाह होते हैं। अयोगवाह हमने क्या देखा था कि अयोगवाह अर्थात जिनका प्रयोग केवल स्वरों के साथ होता है, ठीक है, केवल 11 स्वरों पर इनका क्या किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। जैसे कैसे, जैसे हमने एक शब्द लिया कंठ, ठीक है, कंठ को अगर आप तोड़ोगे तो क के ऊपर बिंदा प्लस ठ, ऐसे इसका शाब्दिक विच्छेद करेंगे। तो अगर हम को अगर हम इसको तोड़ना चाहें तो हम क्या करेंगे, क हलंत धन अ, क हलंत धन अंग, अर्थात अ के ऊपर क्या आ रहा है, बिंदा आ रहा है, तो यही क्या है, आपका अनुस्वार है, ठीक है, सब जगह यही पालन होता है। तो वर्ण के ऊपर लगने वाले एक बिंदु को क्या कहा जाता है, अनुस्वार कहा जाता है। जैसे हमने कंठ जो शब्द है, इसको जब हमने शाब्दिक विच्छेद किया तो क कंग धन ठ, ठीक है, और क के ऊपर बिंदा है, इसको भी अगर आप तोड़ना चाहोगे तो क हलंत धन अंग में इसको तोड़ सकते हैं। तो ये अपने आप में क्या आ गया, यहाँ पर अनुस्वार निकल के आ गया, देखिए अंग अनुस्वार, ठीक है। ये तो हो गया अनुस्वार वाला कॉन्सेप्ट। दूसरा आता है आपका पंचमाक्षर बिंदु। किसी वर्ण के, ठीक है, हिंदी में किसी वर्ण के आगे लगने वाला जो बिंदु होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पंचमाक्षर बिंदु बोलते हैं। और हिंदी में केवल एक वर्ण पर ही ये आता है, पंचमाक्षर बिंदु। किस पर आता है बताइए, क वर्ग का जो अंतिम वर्ण है, पांचवा वर्ण, उस पर आता है। देखिए, इसके अलावा कहीं पर भी हिंदी के किसी भी वर्ण में पंचमाक्षर का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन अंगों में जो है तुम्हारा पंचमाक्षर का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखना, पंचमाक्षर बिंदु जो होगा वो कहाँ पर लगेगा, किसी वर्ण के आगे लगता है। हिंदी में केवल एक वर्ण पर पंचमाक्षर बिंदु का प्रयोग होता है, क वर्ग का पांचवा अर्थात अंगों वाला हो गया, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आगे। देखिए यहाँ पे नोट में क्या कह रहा है कि अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग केवल स्वरों के साथ होता है। हमने पढ़ ही लिया था कि अयोगवाह जो होते हैं उनका प्रयोग केवल स्वरों के साथ होता है, ठीक है, ये हमने देख लिया है पहले। अब हम बात करते हैं तीसरा प्रकार का बिंदु जो कि किसी वर्ण के नीचे लगेगा, उसे क्या कहा जाएगा। तो किसी वर्ण के नीचे लगने वाले बिंदु को कहा जाता है ताड़नजात चिन्ह। इसे द्विगुण व्यंजन वर्ण भी कहा जाता है, या इसे उच्छिप्त चिन्ह भी कहा जाता है। तीनों सेम ही है, कुछ भी पेपर में पूछ सकता है, ताड़नजात चिन्ह पूछ सकता है, द्विगुण व्यंजन वर्ण पूछ सकता है, या उच्छिप्त चिन्ह पूछ सकता है। तो हिंदी में इनकी संख्या कितनी होती है, केवल 2 वर्णों पर इनका प्रयोग होता है, ट ठ ड ढ अणो। हम पढ़ते हैं ट वर्ग ट ठ ड ढ अणो। तो ट वर्ग का जो तीसरा और चौथा वर्ण है, ट वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण अर्थात ड और ढ, यहाँ पर ही केवल इनके नीचे हम क्या करते हैं, ताड़नजात चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इन्हें फेंका हुआ चिन्ह भी कहा जाता है। तो किसी वर्ण के नीचे लगने वाले एक बिंदु को क्या कहा जाता है, ताड़नजात चिन्ह, या द्विगुण व्यंजन वर्ण, या उच्छिप्त चिन्ह, ठीक है, और इसे फेंका हुआ चिन्ह भी कहते हैं। और हिंदी में केवल 2 वर्णों पर इसका प्रयोग होता है, ट वर्ग के तीसरे और चौथे वर्ण पर, जैसे ड़ और ढ, ठीक है। जैसे आप बढ़ना लिखते हैं तो बढ़ना में ये ढ का प्रयोग हो गया, और ठीक है, और हम कह सकते हैं पौड़ी अगर आप लिखते हैं, ठीक है, जैसे आप लिख रहे हैं बढ़ना, तो देखिए ब ड़ ना, तो यहाँ पर देखिए इस ड़ का प्रयोग हो जा रहा, ठीक है। ऐसे अगर आप लिख रहे हैं यहाँ पर पौड़ी, अगर आप लिख रहे हैं जैसे पौड़ी, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इनका यहाँ पर प्रयोग किया जा सकता है, किस में, केवल ट वर्ग के तीसरे और चौथे वर्ण में, ठीक। अब हम चलते हैं आगे, ठीक है। पौड़ी ऐसे लिखा जाएगा, देखिए ड, और गढ़वाल में देखिए जैसे गढ़वाल ये आ गया आपका, तो यहाँ पर इसका प्रयोग हो रहा है, और पौड़ी में इसका प्रयोग हो रहा है, ठीक है। पौड़ी ऐसे लिखा जाएगा, ड यहाँ पे नहीं आता पौड़ी में, ठीक। अब हम चलते हैं आगे। अब देखिए नुक्ता चिन्ह। नुक्ता चिन्ह क्या होता है, नुक्ता चिन्ह में क्या होता है, देखिए कि किसी वर्ण के, ठीक है, किसी वर्ण के आगे लगने वाला जो बिंदु होता है वो कहलाता है नुक्ता चिन्ह। और अरबी जिस भी वर्ण के आगे नुक्ता चिन्ह लगा है तो उसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि वो अरबी फारसी भाषा से लिया गया है। और हिंदी में 5 वर्णों पर ये लगता है, क ख ग ज और फ, ठीक है, क ख ग ज और फ। तो इसमें क्या है, देखिए कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के अनुसार हिंदी भाषा के 5 वर्णों क ख ग ज और फ से ठीक पहले यदि नुक्ता वर्ण का प्रयोग कर लिया जाए तो यह 5 वर्ण अरबी फारसी भाषा के माने जाएंगे, ठीक है। तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ठीक है, जो कि 1913 में भाषा विभाग के इंस्पेक्टर हुआ करते थे, उन्होंने अपना एक कॉन्सेप्ट दिया था। उनके अनुसार यदि हिंदी भाषा के 5 वर्ण कौन कौन से, क ख ग ज और फ से ठीक पहले अगर एक बिंदा लगा दिया जाए, या नुक्ता वर्ण जिसको हम बोल रहे हैं का प्रयोग कर लिया जाए, तो यह 5 वर्ण अरबी फारसी भाषा के माने जाएंगे। जैसे कि हमने क ख ग ज फ लिखा है, लेकिन एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो पुरानी एनसीईआरटी में दे रखा है कि नुक्ता वर्ण का प्रयोग केवल 3 ही उस पर होता है वर्णों पर, ख ज और फ। लेकिन
कई सारी स्टैंडर्ड बुक में मैंने क ख ग ज और फ भी देख रखा है, तो पेपर में दोनों ऑप्शन तो रेयरली आएंगे। ठीक है, तो कभी भी अगर पेपर में फिर भी 3 या 5 हिंदी में नुक्ता वर्ण का प्रयोग कितने वर्णों पर किया जाता है, तो 3 या 5 अगर दोनों ही ऑप्शन में आ जाए तो आप 5 का ही चयन करेंगे, क्योंकि अधिकांश में 5 ही दे रखा है तुम्हारा। ठीक है, ये पुरानी वाली एनसीईआरटी में दे रखा था कि 3 जो है तुम्हारे हिंदी में 3 वर्णों पर नुक्ता चिन्ह का प्रयोग होता है, लेकिन शायद क्या पता नई एनसीईआरटी में इसको संशोधन कर दिया गया हो। लेकिन जितनी भी स्टैंडर्ड हिंदी की बुकें वहाँ पर सब जगहों पर ये दे रखा है, श्री प्रसाद सितारे हिंदी वाला कॉन्सेप्ट है कि हिंदी में मुख्यतः 5 वर्णों पर नुक्ता चिन्ह का प्रयोग होता है, क ख ग ज और फ। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं चौ वर्ग के बारे में। तो चौ वर्ग में कौन कौन सा आ गए, च छ ज झ य। ठीक है, ऐसी इसमें एक क्वेश्चन ध्यान रखना है कि झ, ये जो तुम्हारा झ है इसका प्राचीन रूप इस प्रकार से हुआ करता था जैसे कि अमानक वर्ण की संज्ञा दी गई है। तो क्वेश्चन बन सकता है निम्न में से किस वर्ण के प्राचीन रूप को अमानक वर्ण की संज्ञा दी गई थी। तो आपका आंसर सीधे क्या हो जाएगा, झ हो जाएगा, जो कि प्राचीन समय में इस प्रकार से लिखा जाता था, भ टाइप का और उसके आगे से डंडा। तो ये झ का प्राचीन रूप है जिसे कि अमानक वर्ण की संज्ञा दी गई है। ठीक है, अब ट वर्ग में हमने देख लिया था कि ट वर्ग का क्या होगा तुम्हारा, ट ठ ड ढ अण। ठीक है, ट ठ ड ढ अण। तो इसमें हमने पढ़ा था कि ट वर्ग का जो तीसरा और चौथा वर्ण होता है इसमें हम किसका यूज करते हैं, ताड़नजात या द्विगुण व्यंजन वर्ण का प्रयोग करते हैं। तो हिंदी में द्विगुण व्यंजन वर्ण की संख्या 2, ड़ और ढ। जैसे हमने कहा ना पौड़ी गढ़वाल, तो पौड़ी देखिए पौड़ी ये आ गया, इसमें ड़ का प्रयोग हो गया, गढ़वाल ड़। ठीक है, तो इसी के तीसरे और चौथे वर्ण में हम क्या करते हैं, द्विगुण व्यंजन वर्ण या हम कह सकते हैं ताड़नजात चिन्ह या फेंका हुआ चिन्ह, इनका प्रयोग करते हैं। तो वर्ग में कौन कौन से आ जाएंगे हमारे, त थ द ध न। अब हम चलते हैं आगे, फिर देखिए उसके बाद हम बात करते हैं आगे। इसमें एक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि देखिए जैसे त थ द ध न। ठीक है, तो अगर हम कहीं पर भी जैसे ये लिख रहे हैं, जैसे हमने लिखा ध, ठीक है, जैसे हमने लिखा ध, देखिए ध लिखा, तो अगर हम इस प्रकार से चिन्ह खींच रहे हैं, ऐसा पूरा खींच रहे हैं, तो ये अशुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से ये क्या है, अशुद्ध है। अशुद्ध क्यों है, क्योंकि इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, जैसे आपने देखा होगा, आपने कहीं पे देखा होगा, जैसे हम प्रातः काल लिखते हैं। ठीक है, प्रातः काल हमने लिखा तो प्रातः ऐसे लिखा। ठीक है, उसके बाद काल लिखते हैं तो काल ये ऐसे आ गया। तो मतलब बिंदु के बाद एक डंडा इसमें आता है, इसमें आता है, यहाँ पर बीच में डंडा नहीं आता है। इसका रीजन ये होता है कि ठीक है, जिन वर्णों के ऊपर घुंडी आती है उनके ऊपर से सिरोरेखा नहीं गुजरती। तो ये जो एक गोल टाइप का जो हमारा है इसे हम बोलते हैं घुंडी। ठीक है, तो सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है व्याकरण का, जिन भी वर्णों के ऊपर घुंडी आती है, ठीक है, जिन भी वर्णों के ऊपर घुंडी आती है उनके ऊपर से सिरोरेखा नहीं गुजरती। जैसे कि मैं थ लिख रहा हूँ तो इसका शुद्ध रूप होगा ये, ध लिख रहा हूँ इसका शुद्ध रूप होगा ये, इसको बोलेंगे हम घुंडी। तो जिन भी वर्णों के ऊपर घुंडी आती है उनके ऊपर से सिरोरेखा कभी भी नहीं गुजरती है। तो ये हम कह सकते हैं कि वर्तनी शुद्धि में बहुत काम आती हैं चीज़ें। ठीक है, वाक्य शुद्धि वर्तनी शुद्धि में चीज़ें काम आती हैं बहुत। जैसे हम लिखते हैं ना प्रातः काल, आपने लिखा प्रातः काल, तो प्रातः काल आपने लिखा, तो आप देखते हैं प्रातः काल ऐसे लिखते हैं। तो प्रातः काल होने को ये एक ही शब्द है पूरा, लेकिन हम यहाँ पर रेखा नहीं खींचते। क्यों नहीं खींचते, क्योंकि यहाँ पर घुंडी का प्रयोग किया जा रहा है, तो वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध माना जाएगा अगर हमने उसके ऊपर से भी सिरोरेखा खींच दी तो। ठीक है, तो ये भी रूल ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे, प वर्ग में क्या क्या आ गए, प फ ब भ म। तो हिंदी में वर्गों की संख्या कितनी हो गई, 5 हो गई। क च ट त प, देखिए कितना आसान है। हिंदी में वर्गों की संख्या कितनी है, 5 है, और प्रत्येक वर्ग में कितने होते हैं, वर्ग किसे कहते हैं, जिसमें कि 5 वर्ण होते हैं। ठीक है, वर्ग का अर्थ ही क्या होता है, जिसमें कि 5 वर्ण हो। तो हिंदी में वर्गों की संख्या 5 और प्रत्येक वर्ग में कितने होते हैं, 5 वर्ण होते हैं। तो क वर्ग में क्या क्या गया, क ख ग घ ङ। च वर्ग में च छ ज झ ञ। ठीक है, उसके बाद ट वर्ग में क्या आ गया, ट ठ ड ढ ण। त वर्ग में त थ द ध न, और प वर्ग में प फ ब भ म। ठीक है, इसके अलावा इसके बाद आते हैं तुम्हारा क्या, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन होते हैं य र ल व। ठीक है, य र ल व क्या कहलाते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। फिर आता है श श श ह। ठीक है, श श श ह, ये होते हैं ऊष्म व्यंजन। ठीक है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे भी अभी। तो इन्हें कहा जाता है, जो हिंदी के जो 5 वर्ग हैं इनको बोला जाता है स्पर्श व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। ठीक है, इनका स्पेशल नाम क्या है तुम्हारा, स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। तो अगर पेपर में कभी आपको क्वेश्चन बने कि हिंदी में स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो आप सीधे कर लीजिए 5 गुणा 5। 5 वर्ग हैं और प्रत्येक में 5 वर्ण है, तो कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे तुम्हारा। ठीक है, 4 हमारे क्या हो गए, अंतस्थ व्यंजन य र ल व, और 4 हमारे क्या हो गए, ऊष्म व्यंजन छ छ स। अब हम बात करते हैं आगे। ठीक है, तो अब देखिए व्यंजनों की अगर हम बात करें तो 25 हमने क्या पढ़े, स्पर्श व्यंजन जिन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा गया, क वर्ग, च वर्ग, क छ ट त प।
प्रत्येक में 5 तो 5 × 25, ठीक है। 4 हमारे क्या हो गए अंतस्थ व्यंजन और 4 हो गए ऊष्म व्यंजन। इस प्रकार हिंदी में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी हो जाती है, मूल व्यंजनों की संख्या हो जाती है 33, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे। देखिए, अध्ययन की सरलता हेतु जो व्यंजन होते हैं, अध्ययन की सरलता हेतु इन्हें 3 भागों में बांट सकते हैं। वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4 यौर लव और ऊष्म व्यंजन शौ। व्यंजनों का वर्गीकरण। पहला है अध्ययन हेतु। अध्ययन की सरलता के आधार पर हमने 3 भागों में बांटा था। स्पर्श व्यंजन क से लेकर मौ तक का, ठीक है, जिसमें कि क, च, ट, त, प पूरे वर्ग के क से लेकर मौ तक के व्यंजन कवर हो जाएंगे, ठीक है। फिर आता है अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या होती है 4 यौर लव और ऊष्म व्यंजन जिनके उच्चारण में, ठीक है, क्या हो जाता है तुम्हारा एक ऊष्मा सी, हम कह सकते हैं जब जिन वर्णों का उच्चारण करते समय एक ऊष्मा सी महसूस होती है तुम्हारा उच्चारण में, या गर्माहट महसूस होती है, उन्हें क्या बोलते हैं ऊष्म व्यंजन, जैसे कि श, स, ठीक है। और इसमें य और व को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। तो अर्ध स्वर अगर पेपर में कभी क्वेश्चन बने कि अर्ध स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है, य और व, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय हमारी जीव किसी मुखावय को स्पर्श नहीं करती। अगर आप य और व का उच्चारण करते हैं तो य और व, क्योंकि इन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जीभ किसी मुखा अवयव को स्पर्श नहीं करती, अर्थात इनका उच्चारण भी स्वरों की तरह स्वतंत्र किया जाता है, इसीलिए इन्हें अर्धस्वर कहा जाता है। फिर आता है व्यंजनों का दूसरा वर्गीकरण। अगर हम करें तो हम करते हैं घोष या कंपन के आधार पर। घोष का अर्थ होता है गूंज, ठीक है, गूंज अर्थात एक प्रकार से कंपन हम कह सकते हैं, ठीक है। तो घोष या कंपन के आधार पर जो व्यंजन वर्ग होते हैं इनका वर्ण, इनको 2 प्रकार से बांटा गया है, अघोष और सघोष, ठीक है। अघोष अर्थात अ उपसर्ग जहाँ पर भी आएगा उसका अर्थ होगा नहीं से, और सघोष का अर्थ होगा तुम्हारा गूंज सहित या कंपन सहित। सौ का अर्थ जहाँ पर भी आएगा होगा साथ में या सहित से उसका अर्थ निकलता है। तो अघोष वर्ण क्या होता है, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में, ठीक है, कोई भी गूंज नहीं होती या कंपन प्रतीत नहीं होता है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, गूंज नहीं होती, तो उन्हें अघोष वर्ण कहा जाता है। और प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है, अघोष होता है, ठीक है। इसके अलावा जो हमने ऊष्म व्यंजन पढ़े थे उसमें जो तीनों सौ आते हैं, ठीक है, तालव्य सौ, मूर्धन्य सौ और दंत्य सौ, इनको भी किस में हम काउंट करते हैं, अघोष में काउंट करते हैं। अघोष क्या होता है, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में कंपन या, ठीक है, कंपन या गूंज नहीं होती है उन्हें बोलते हैं अघोष। और सघोष, जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण जो है तुम्हारा वो कंपन सहित होता है, कंपन के साथ होता है, उन्हें बोलते हैं सघोष वर्ण, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या होता है, सघोष होता है। इसके अलावा जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं य, र, ल, व, ह, य, र, ल, व, वो भी किस में आते हैं, सघोष में आते हैं। और जो ऊष्म व्यंजन का ह आता है यह भी सघोष में आता है, ठीक है। सभी स्वर सघोष होते हैं, इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक हो गया। तो अघोष क्या कह रहा है, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। तो प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं, 5। तो पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग के हमने 2-2 उठा लिए, तो 5 दूनी कितना हो गया, 10 यहाँ से हो गए, और 3 हो गए ऊष्म व्यंजन वाले, 100। तो कुल संख्या हो गई अघोष वर्णों की कितनी हो गई, 13 हो गई। ऐसे सघोष वर्ण प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, क्योंकि प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं और तीसरा, चौथा, पांचवा हमने 1 से 3 उठा लिए, तो 5 से 5 या 15 ही हो गए। 4 हमारे हो गए क्या, अंतस्थ व्यंजन यौर लव, और 1 हो गया हमारा ऊष्म व्यंजन हो, ठीक है। ये कितने हो गए, 15, 15 4 19, 1 20, ठीक है। इसके अलावा 11 जो होते हैं स्वर होते हैं, ये भी सभी स्वर सघोष होते हैं। इस प्रकार से सघोष वर्णों की संख्या कितनी हो जाती है हमारी, 31 हो जाती है, ठीक। अब हम बात करते हैं आगे, प्राणवायु या मुंह से निकलने वाली वायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो प्राणवायु या मुंह से बाहर निकलने वाली वायु के आधार पर व्यंजनों को 2 भागों में बांटा गया है, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण, अल्प धन प्राण। अल्प प्राण मतलब जहाँ पर कि मुंह से कम हवा निकलती है उसे हम बोलेंगे अल्प प्राण। महाप्राण जहाँ पर कि जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से अधिक हवा निकलती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, अल्प प्राण जो होता है प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है, अल्प प्राण कहलाता है। और अल्प प्राण सभी अंतस्थ व्यंजन वर्ग जो होते हैं तुम्हारे, या सभी अंतस्थ व्यंजन वर्ण जो होते हैं वो अल्प प्राण में आते हैं। और सभी स्वर भी क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं, ठीक है। कामता प्रसाद गुरु जो थे उन्होंने सर्वप्रथम इस बात से अवगत कराया था कि सभी स्वर क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। और अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी होती है, 30 होती है। कैसे 30 होती है, देखिए, एक पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण हो गया, 5 वर्ग हो गए, तो 1 में 3 तो 5 या 15 तो ये हो गए। सभी स्वर अल्प प्राण होते तो 11 वो जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 15 10 है 25, 1 26। और इसके अलावा जो अंतस्थ व्यंजन वर्ण होते हैं जो 4 होते हैं, यौर और लव, वो 4 हो गए, तो कितना हो गया तुम्हारा, 30 हो गया। देखिए, अल्प प्राण होता है प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। 5 वर्ग होते हैं, 1 में से 3 उठा ले तो 3 5 15 ये हो गए। 11 हो गए हमारे स्वर और 4 हो गए हमारे अंतस्थ व्यंजन। तो 5 या 15 और 15, 11 कितना हो गया, 26, 11 स्वर हैं और 4 क्या हो गया हमारे यौर लव अर्थात अंतस्थ व्यंजन। तो इनकी कुल संख्या कितनी हो गई, 30 हो गई। अब है हमारा अभ्रंश का
पाणिनि। अपभ्रंश का पाणिनि किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका हेमचंद्र का, और हिंदी का पाणिनि कहा जाता है कामता प्रसाद गुरु को। इसी प्रकार से महाप्राण किसे बोलेंगे? जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में क्या होता है, हमारा मुंह से अधिक हवा निकलती है, सांस निकलती है, उसे महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, क्योंकि एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, तो दूसरा और चौथा अर्थात एक से हम 2 ही लेंगे, तो 5 दूनी 10 तो हमारे 5 वर्गों से निकल गए, और 4 हमारे क्या आ गए, हमारे उसमें व्यंजन वाले आ गए। ठीक है, महाप्राण कैसे समझेंगे? देखिए कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, जैसे हमने क, ख, ग, घ, अंग पढ़ा, तो पहला, तीसरा और पांचवा तो अल्पप्राण हो गया, दूसरा और चौथा क्या हो गया? महाप्राण हो गया। तो 1 से 2 तो 5 से कितना हो गया? 5 दूनी 10 तो ये हो गए, प्लस 4 क्या हो गया आपके ऊष्म व्यंजन वाले हो गए, सौ सौ सौ। तो इस प्रकार महाप्राण व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? 14 होती है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। समझ में नहीं आएगा तो आप बताना, मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन करूँगा। अब है नेक्स्ट वर्गीकरण उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर अगर हम बात करें तो उच्चारण का जो शाब्दिक अर्थ वो होता है, वो क्या होता है? बोलना होता है। और उच्चारण के आधार पर हम जो तुम्हारा व्यंजन वर्ण है उन्हें 8 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के प्रकार कितने होते हैं? 8 होते हैं। इसी प्रकार अर्थ के आधार पर हिंदी में वाक्य के भी कितने प्रकार होते हैं? 8 होते हैं। इनको याद कर लीजिए, जो 8 वाले हैं। और प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया के भी कितने भेद होते हैं? हिंदी में 8 होते हैं। ठीक है, कभी सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाता है कि उच्चारण के आधार पर हिंदी में व्यंजनों के प्रकार 8, और 8 से संबंधित जो और अन्य फैक्ट हैं वो भी लिख दिए मैंने यहाँ पर, कि अर्थ के आधार पर हिंदी में वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। और प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया के भी कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। अब हम बात करते हैं पहले इसमें स्पर्श या स्पर्शी। ठीक है, अब इसमें जैसे हमने पढ़ा था ना कि हिंदी में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? स्पर्श या वर्गीय व्यंजनों की संख्या 25 होती है। तो इसको यहाँ पर और ज़्यादा हम क्या कर देते हैं? कैटेगराइज कर देते हैं। तो हिंदी में स्पर्श या स्पर्शी व्यंजनों की संख्या हो गई 16। इसमें हम क्या करते हैं? ठीक है, स्पर्श में इनकी संख्या कितनी हो गई? हमारी 16 हो गई। इसमें हमने क्या किया कि जैसे हमने ले लिया क, ख, ग, घ, ठीक है, लास्ट वाला छोड़ दिया, उसको हम किस में गिन देते हैं? उसको हम गिन लेते हैं तुम्हारा पंचमाक्षर में काउंट कर लेते हैं। पंचमाक्षर या जो नासिक्य वाला होता है, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग का आप 5वां वर्ण यहाँ पर अगर छोड़ दोगे तो क्या क्या आगे देखिए, क, ख, ग, घ, लास्ट वाला छोड़ दिए, च, छ, ज, झ, ठीक है, ट, ठ, ड, ढ, ठीक है, उसके बाद क, च, ट, ठ, ड, ढ, और त, थ, द, ध, अर्थात 16 तो ये हो गया आपके। इसके अलावा प्रत्येक का 5वां हमने छोड़ दिया। ठीक है, क, च, ट, त, प। ठीक, दोबारा से देखिए इसको कि उच्चारण के आधार पर हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं? तुम्हारा उच्चारण के आधार पर व्यंजन के प्रकार 8। स्पर्श या स्पर्शी की संख्या होती है 16। ये 16 कौन कौन से हो गए? क, ख, ग, घ, ठीक है, क वर्ग से क, ख, ग, घ, क, च। च वर्ग इसमें काउंट नहीं होता है, क्योंकि च वर्ग के जो प्रारंभ के 4 वर्ण होते हैं हम उनको बोलते हैं स्पर्श संघर्षी। और ये पूछा भी जाता है बहुत बार पेपर में कि निम्न में से स्पर्श संघर्षी कौन सा है? तो च वर्ग के जो प्रारंभ के 4 वर्ण होते हैं, च, छ, ज, झ, उसको हम स्पर्श संघर्षी में गिन लेते हैं। तो यहाँ से हमने हटा दिया। उसके बाद क, च, ट, ट से ट, ठ, ड, ढ, 8 हो गए। क, च, ट से हो गए त, थ, द, द, और प, फ, ब, भ। ठीक है, तो ये स्पर्शी में हमने काउंट कर लिए 16। संघर्षी में कौन सा आ गए? संघर्षी या उसमें होते हैं 4, श, 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 ह। ठीक है, ठीक, संघर्षी में कौन से हो गए? स, श, श, ह। इसके अलावा जो हमने 5 जो हमने नुक्ता चिन्ह वाले वर्ण लिए थे उसको भी हम संघर्ष में गिन लेते हैं, जिनके आगे हमने बिंदु लगाया था, क, ख, ग, च, फ। स्पर्श संघर्ष हमने बताया दिया कि च वर्ग के जो प्रथम 4 वर्ण होते हैं वो स्पर्श संज्ञा होते हैं, च, छ, ज, झ। इसको भी ध्यान रखना। नासिक्य में क्या आ गया आपका? नासिक्य में सभी वर्गों के पंचमाक्षर, जैसे क वर्ग का पंचमाक्षर क, ख, ग, घ, अंग, च वर्ग का च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण। तो प्रत्येक वर्ग का जो 5वां वर्ण है हमने उसको पंचमाक्षर में ले लिया। ठीक है, क्योंकि नाक से भी उसमें प्रतीत होता है तुम्हारा बोलना, नाक और मुंह दोनों का यहाँ पर प्रयोग होता है। संघर्षहीन या अर्ध स्वरों में कितने आते हैं? 2 आते हैं, य और व। प्रकंपित या लुंठित होता है तुम्हारा र। ठीक है, जिसके उच्चारण में जीभ लुढ़क कर नीचे चले जाए। पार्श्विक होता है तुम्हारा ल, इसकी संख्या होती है 1, जिसके उच्चारण में जो हवा होती है वो जीभ के अगल बगल से निकल जाए। ताड़नजात, ठीक है, या उच्छिप्त कितने होते हैं तुम्हारा? 2 होते हैं, ड और ड। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है नोट कि स्पर्शी जो है तुम्हारा इसमें क, ट, त और प वर्ग के प्रथम 4 वर्ण आते हैं। ठीक है, क्योंकि च वर्ग के जो प्रथम 4 वर्ण आते हैं वो हम किस में काउंट कर लेते हैं? हमारे वो हम काउंट कर लेते हैं स्पर्श संघर्षी में। और पार्श्व का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? तुम्हारा बगल या किनारा। तो जिनके उच्चारण में पार्श्विक व्यंजन, जिस व्यंजन के उच्चारण में जो हवा होती है वो मुंह के अगल बगल से निकल जाए, जीभ के अगल बगल से निकल जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? पार्श्विक बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आज का टॉपिक। कल हम बात करेंगे उच्चारण स्थान के बारे में, और उच्चारण स्थान में कि
कौन सा वर्ण कहाँ से बोला जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मान लें यहाँ से एग्ज़ाम में ज़रूर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आपसे पूछ देगा कि औ जो है इसका उच्चारण स्थान क्या है, ठीक है। तो ये हम कल के वीडियो में अच्छे से समझेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।